नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत करने के संबंध में जो प्रक्रिया है उस पर एक सीरीज बना रहा हूँ और ये वीडियो इस सीरीज का 3rd वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले चेक लिस्ट होती है, जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो बनाया था इस सीरीज का, इसमें चेक लिस्ट के संबंध में क्या क्या बिंदु हैं ये आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं उस चेक लिस्ट के बिंदुओं को क्रम से लूंगा और उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा ताकि आप उस बिंदु की जो गहराई है उसको समझ पाएं और उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ये आप क्लियरली समझ पाएं। जब आप पूरी तरह से उस बिंदु के अंदर टेक्निकली ये समझ पाएंगे इसमें क्या विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, क्या सहयोगी परिस्थितियां बन सकती हैं, तब आप बिल्डिंग को बनाने से पूर्व या बनाते समय ही निर्णय ले पाएंगे उचित रूप से, और फिर कंप्लीशन लेते समय आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आपने इन बिंदुओं को अभी समझ लिया तो निर्माण के समय से लेके और निर्माण के पूर्ण होने तक अगर आपने उनका पालन कर लिया तो फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते समय आपको असुविधा नहीं होगी। अन्यथा विपरीत परिस्थिति में बिल्डर को भी और जो उसमें फ्लैट या मकान खरीदेगा उस अलॉटी को भी असुविधा या विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चेक लिस्ट के आज सिर्फ 2 बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो में करूंगा और अन्य बिंदुओं के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, पहला बिंदु है, आप देखिए आपके स्क्रीन पर चेकलिस्ट भी दिख रही है। हालांकि ये चेकलिस्ट पूरी हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी डाली हुई है और सारे बिंदुओं को उसमें स्पष्ट किया गया है। अगर आप सारे बिंदुओं को एक साथ देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसको मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, पहला बिंदु है जो जांच का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते समय प्राधिकरण जो जांच करेगा वो ये करेगा कि निर्माण पूर्ण होने के बाद जो बिल्डिंग बन गई है और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आपने कंप्लीशन प्लान कार्यालय में अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है, जो 3 प्रस्तुतियों में प्रस्तुत किया जाना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो उस बिल्डिंग प्लान में या उस लेआउट प्लान में जो स्वीकृत मानचित्र में क्षेत्रफल स्थल का था, बिंदु है कि स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित क्षेत्रफल तथा स्थल पर उपलब्ध क्षेत्रफल का सत्यापन। आप ऐसे समझिए, कल्पना करिए कि कोई स्थल हमारा 10,000 स्क्वायर मीटर का था, जो हमने जब लैंड खरीदी थी तो जो खसरा का क्षेत्रफल था, जितने भी खसरे थे 1, 2, 3, 4, उन खसरों का क्षेत्रफल रजिस्ट्री के कागज में 10,000 स्क्वायर मीटर, कल्पना करिए। और आपने देखा होगा प्रैक्टिकल जो स्थिति है कि शहरीकरण जहां तेजी से हो रहा है तो जो खसरे राजस्व प्लान में, गांव के खसरा प्लान में खसरे का जो क्षेत्रफल और शेप जो होता है, जो आकार होता है, वो वास्तव में मौके पर उसी आकार और शेप में और उसी क्षेत्रफल में मिलना बहुत ही कठिन है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि गांव के राजस्व प्लान से स्थल पर माप हमें पूरी मिल जाए, खसरा उसी तरह मौके पर भी बना हो जैसा कि राजस्व प्लान में है। ऐसा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होता है। तो कल्पना करिए कि 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन आपने रजिस्ट्री कराई, आपने पूरी साइट की और आपने मौके पर उसका प्लेन टेबल सर्वे करके लेआउट नहीं लगाया, बाउंड्रीज नहीं लगाई, आपने मौके पर जमीन का डिमार्केशन नहीं किया कि वास्तव में 10,000 वर्ग मीटर जमीन का कब्जा भी हमें मौके पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। कहीं कोई चक्रोड में या किसी दूसरे ने दवा तो नहीं ली है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि 10,000 वर्ग मीटर के बदले हमें मौके पर 9,600 वर्ग मीटर ही मिल पा रही है, या किसी की अतिरिक्त भूमि छूट गई है तो हमारी मौके पर 10,500 वर्ग मीटर हो रही है। आप दोनों परिस्थितियों में देखिए कि क्या अंतर आ रहा है। अगर आपने 10,000 वर्ग मीटर जमीन आपकी रजिस्ट्री में है और आपने मौके पर भूमि का सत्यापन नहीं किया लेआउट लगाते समय, और आपने केवल नक्शा पास कराने के लिए जो प्लान बनाया उस पर 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दर्शाते हुए जो एरिया चार्ट है, आपने बिल्डिंग प्लान कर दी, उसी के अनुसार आपने FAR ले लिया, उसी के अनुसार आपने कवर्ड एरिया ले लिया, उसी के अनुसार आपने सेटबैक छोड़ दिया और नक्शा पास भी हो गया। आपने निर्माण करना शुरू कर दिया और निर्माण करने की प्रक्रिया जब चल रही थी उस समय आपने मौके पर लेआउट लगाया, जमीन की जांच करी या उसका चिन्हीकरण किया, उसका साइट पे जमीन की नापजोल करके बाउंड्री बनाने गए और देखा कि अरे मौके पर तो जमीन 10,000 वर्ग मीटर मिल ही नहीं रही है, इसमें तो 9,600 वर्ग मीटर या 9,500 वर्ग मीटर या 10,000 से कम मिल रही है। तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा? हम
उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें मौके पर जमीन कम मिल रही है और आपने नक्शा पास कराने से पहले उसकी जांच नहीं की, नक्शा रजिस्ट्री में लिखे गए क्षेत्रफल के अनुसार ही पास करा लिया और मौके पर उतनी जमीन आपको नहीं मिली बनाने के लिए। कल्पना करिए तो क्या होगा कि जो भूमि का क्षेत्रफल मौके पर कम मिल रहा है, उस क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपने सेटबैक छोड़े, सेटबैक चारों तरफ की बाउंड्री से किनारे किनारे लगाए जाते हैं, जब आप क्षेत्रफल के अनुसार जो रजिस्ट्री में है उसके अनुसार सेटबैक छोड़ेंगे और मौके पर उससे कम भूमि है, जब आप सेटबैक की लाइन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भूमि की जो कमी है वो सेटबैक में आ जाएगी और अगर आप सेटबैक पूरा कर लेते हैं तो बिल्डिंग का जो एनवेलप एरिया है उसमें कम आ जाएगी या पार्किंग में कम आ जाएगी या आपको जो ग्रीन लैंड छोड़नी है उसमें कम आ जाएगी। कहीं ना कहीं वो जो भूमि की कमी वाला क्षेत्रफल है वो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा और जब इस तरह आप एडजस्ट करके अपनी भवन का निर्माण कर लेंगे तो अलॉट तो आप कर रहे हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार, जहाँ पूरी 10,000 वर्ग मीटर है उसी के अनुसार सेटबैक दिखा रहे हैं, उसी के अनुसार पार्किंग दिखा रहे हैं, उसी के अनुसार ग्रीन एरिया दिखा रहे हैं, लेकिन मौके पर लगा जब रहे हैं बिल्डिंग को, जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो उतना नाप जब फीता डालेंगे, सेटबैक की लाइन 9 मीटर है लेकिन मौके पर 8.5 ही दिखानी पड़ रही है क्योंकि जमीन का क्षेत्रफल वास्तव में कम है। तो सेटबैक जब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल में जो कमी है वो कहीं ना कहीं तो मौके पे आएगी। वो जो कमी आएगी तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे और उसकी जांच होगी तो वो कमी पकड़ में आ जाएगी। उस केस में आपका सेटबैक कम हो रहा तो कंप्लीशन मिलने में दिक्कत होगी। सारे अलॉटी रेरा में शिकायत करेंगे, इन्होंने तो पार्किंग या इन्होंने तो सेटबैक कम कर दिया है और आप एक अनसीन समस्या में फंस जाएंगे जो पहले आपने देखी नहीं थी सिर्फ इसलिए कि मौके पर लेआउट को नहीं लगाया। तो इस केस में क्या करना है कि वास्तव में जितनी जमीन आपको मौके पर मिल पा रही है, भले रजिस्ट्री कम ज्यादा, उतनी जमीन का ही बिल्डिंग प्लान बनाएं और पास कराएं ताकि निर्माण करते समय किसी भूमि की कमी की वजह से आपको बिल्डिंग अपनी कम ना दिखानी पड़े, सेटबैक कम ना दिखाने पड़े या मजबूरी में कम ना हो जाए। नहीं तो आप एक ऐसी समस्या में फंस जाएंगे कि रेरा के नियमों में या कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते समय आपकी कम भूमि के कारण बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा केस, अगर आपने मान लीजिए 10,000 वर्ग मीटर जमीन आपके रजिस्ट्री में है और मौके पर किसी और की जमीन खुली पड़ी है या ग्राम समाज की जमीन है या हदबंदी या चकबंदी ऐसी हुई है कि मौके पर आपको अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है, आप घेर सकते हो और आपने उसमें 10,000 से अधिक 10,500 वर्ग मीटर या 11,000 वर्ग मीटर आपने मौके पे बाउंड्री बना ली और नक्शा पास है 10,000 वर्ग मीटर का ही। आपने क्या किया कि 10,000 वर्ग मीटर के हिसाब से बिल्डिंग का निर्माण कर लिया, मौके पर अतिरिक्त जमीन है वो कहीं ना कहीं तो रहेगी बाउंड्री के अंदर ही। तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते समय जांच होगी और वो अतिरिक्त जमीन मौके पर मिलेगी तो जो अलॉटी है वो इसका विरोध करें ना करें क्योंकि उनको अतिरिक्त मिल रही, कहीं भूमि की कमी उनको नहीं मिल रही है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत यह आ सकती है कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो उसमें विपरीत अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, कहेंगे कि इन्होंने मौके पर इनके कब्जे में अतिरिक्त जमीन है और इन्होंने कम जमीन दर्शाते हुए सरकार के राजस्व की हानि की है, इसमें डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिए हैं, सब डिवीजन चार्ज इनका इतने का नहीं लगा है, कम का लगा है, डेवलपमेंट चार्ज कम का लगा है और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट परेशानी में पड़ जाएगा और कुल मिला के आपको नक्शा रिवाइज कराना पड़ेगा उन परिस्थितियों में। और अगर आपने कंपाउंडिंग करा ली है तो कंपाउंडिंग भी एक बड़ी समस्या में पड़ जाएगा आपका प्रकरण। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी जमीन 10,000 वर्ग मीटर है और मौके पर 9,900, 800 या 600 मिल रही है तो आप कम जमीन को ही अपने नक्शे बनाने की प्लानिंग में रखें और लिखें अपने नक्शे के प्लान पे जो एरिया चार्ट है कि एरिया ऑफ लैंड एज पर सेल डीड 10,000 वर्ग मीटर, एरिया ऑफ लैंड एज पर साइट इन पोजेशन 9,500 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया अकॉर्डिंग टू एज पर साइट एरिया सेटबैक अकॉर्डिंग टू जो साइट है एरिया, उसके अनुसार सारी चीजें प्लान कर लेंगे तो आपको ना तो कंप्लीशन में कोई दिक्कत आएगी, ना रेरा में कोई आपकी शिकायत करने जाएगा और ना अलॉटी आपसे किसी समस्या को अवगत कराएंगे और इस तरह से आप किसी समस्या से बच जाएंगे। मैंने अपने सेवा काल में कई बड़े बड़े बिल्डर्स को जिनका कि साल का सैकड़ों और हजारों करोड़ का टर्नओवर है, ऐसे ऐसे बिल्डर्स को देखा है कि निर्माण होने के बाद वो परेशानी में मारे मारे फिर रहे हैं और अपने पूरे नक्शे को रिवाज करा रहे हैं या निर्माण शुरू करने के बीच में उनको किसी ने अलॉटी ने शिकायत कर दी या रेरा में फंस गया और वो बड़ी समस्या में आ गए। तो इसलिए स्थल पर भूमि का सत्यापन किया जाना आवश्यक होता है। तो पहला बिंदु यही था कि स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित क्षेत्रफल जो नक्शे में आपने स्वीकृत कराया वो क्षेत्रफल साइट का तथा स्थल पर उपलब्ध क्षेत्रफल का सत्यापन किया जाता है कि कोई अंतर तो नहीं भूमि के क्षेत्रफल में, ताकि भविष्य में किसी समस्या से बचा जाए। दूसरा बिंदु है
कि रोड वाइडनिंग अथवा ग्रीन बेल्ट तथा महायोजना मार्ग हेतु छोड़ी गई भूमि का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सत्यापन। कि स्थल पर जो एग्जिस्टिंग रोड है, मान लीजिए वो 10.5 मीटर की है और मास्टर प्लान में वो रोड भविष्य में 12 मीटर चौड़ी की जानी है, तो जो 1.5 मीटर रोड की चौड़ाई है उसका आधा हिस्सा रोड के सेंटर से लेफ्ट साइड और आधा हिस्सा राइट साइड, इतनी भूमि रोड वाइंडिंग के रूप में आ जाती है। वो रोड वाइंडिंग आपको छोड़नी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि निर्माण करने के बाद आपने रोड वाइंडिंग वाली भूमि अपनी बाउंड्री के अंदर कर ली हो, ये जांच की जानी है। या महायोजना में कोई हमारा ग्रीन बेल्ट दर्शित क्षेत्रफल है, जो जिसका लैंड यूज ग्रीन बेल्ट है, ऐसी कोई भूमि आपकी भूमि के संलग्न में है और आपने उस भूमि को अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिया है, ऐसी कोई ग्रीन बेल्ट की भूमि तो आपने अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं कर ली है, इसकी जांच की जानी है। इसी तरह अगर कोई मास्टर प्लान रोड है और उसकी भूमि आपकी भूमि के अंदर आ रही है, आपकी बाउंड्री के अंदर आ रही है और आपने बाउंड्री उस भूमि को छोड़ते हुए नहीं बनाई है, मास्टर प्लान रोड की भूमि को अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिया है, तो भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस स्थिति में भी आपको मास्टर प्लान रोड के लिए आरक्षित भूमि पूरी तरह छोड़नी है और ये भूमि मानचित्र स्वीकृत करते समय ही छोड़ दी जाती है। उसका प्रस्ताव तभी स्वीकृत होता है नक्शे का जब आप उसमें भूमि छोड़ के दिखाते हैं। लेकिन इसकी जांच मौके पर की जाती है कि रोड वाइंडिंग की जमीन, ग्रीन बेल्ट की जमीन या मास्टर प्लान रोड की संबंधित कोई भी भूमि आपने अपनी बाउंड्री के अंदर तो नहीं शामिल कर ली है, इस बात की भी जांच की जाती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पूर्व प्राधिकरण इसकी जांच करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं 2 बिंदुओं पर बात करूंगा। अगले वीडियो में मैं इस चेकलिस्ट के अन्य बिंदुओं पर बात करूंगा। ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार।